हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, आजकल मैं आपको त्रिभुज वाली प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ, जिसमें त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की क्या कसौटियाँ होती हैं पहले मैं बता चुका हूँ आपको। बीच में बच्चों मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ये अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कुछ नेट की प्रॉब्लम चल रही थी। मैं फिर भी पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको पढ़ा रहा था। और बच्चों, नाइन्थ वाले ग्रुप में बहुत ही कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। न तो होमवर्क वो मुझे हल करके दिखा रहे हैं, मैं जबकि रोज़ वर्क देता हूँ, और आप लोग बिल्कुल भी कार्य अपना ग्रुप में नहीं भेज रहे हैं। तो बच्चों, ये गलत बात है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत से मटेरियल बना के सरल शब्दों में स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, और फिर भी आप लोग कोई उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी स्टेप आपके समझ में नहीं आ रहा वो आप लिख दीजिए, और लिख करके मैं उसका फिर समाधान भेजूंगा तुरंत। और ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा उसका आंसर, कोई भी प्रश्न है उसका आंसर मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। बच्चों, आप लोगों को मालूम ही है, आपने ये देखिए कितना मतलब एक कोरोना महामारी की वजह से पूरा विश्व हमारा एक तरह से रुक सा गया है। बहुत से काम सरकार फिर भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, सुचारू रूप से जीवन चलता रहे। फिर भी बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं क्योंकि बच्चों में संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको विद्यालय में इतने बच्चों को एक साथ हम अलग अलग डिस्टेंसिंग के अनुसार या एक दूसरे से दूर रह करके नहीं बैठा सकते हैं। इसलिए सरकार ने स्टेप ले रखा है कि अभी अगस्त या सितंबर तक शायद विद्यालय न खुल पाएँ, तो आप लोगों ने पढ़ना है, अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करनी है। तो बच्चों, आप लोगों को हम घर से बता रहे हैं, अगर कहीं पर आपको दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो ये आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप ग्रुप में उसको शेयर कीजिए, बिना डरे, बिना झिझक के। कोई डांटेगा नहीं, कोई गलत बात नहीं है कि आप पूछ रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए, कहीं पर भी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैं आज आपको, कल मैंने प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरह से स्टेप वाइज समझा करके भेजा था। उसको आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आज मैं आपको प्रश्नावली 7.2 का तीसरा प्रश्न और चौथा और पांचवा, 3 प्रश्न एक साथ, ज़्यादा भी मैं नहीं बता रहा हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए, ओवरलैपिंग ना हो जाए। तो मैं 2-2, 3-3 सवाल करके ले रहा हूँ। उसके बाद आप भी थोड़ा अभ्यास कीजिए, जो प्रश्न हैं प्रश्नावली के उनको अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप ग्रुप में उसको शेयर कीजिए, और जहाँ पर भी जो स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये प्रश्न है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई तथा सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप जानते हैं। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं कोई सी। जब किसी त्रिभुज में आप जानते हैं दो भुजाएं बराबर हैं होती हैं, तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ रखा है छोटी क्लास में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो मैंने चित्र बना रखा है। देखिए, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी भुजाएं हमें बराबर दी हुई हैं, ठीक है। लिखा हुआ है प्रश्न में, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी, उन पर शीर्ष लंब, लंब आप जानते हैं ऐसी रेखाखंड जो दूसरी रेखाखंड के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, उसे शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है ना। तो बी से उसके सामने की भुजा ए सी पर शीर्ष लंब बी ई, और सी से उसके सामने की भुजा ए बी पर शीर्ष लंब सी एफ खींचा गया है। हमें यह बताना है कि ये बी ई और सी एफ शीर्ष लंब बराबर होंगे, यह हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए वाले सवालों में मैंने आपको बताया 3 हेडिंग होंगी। पहला हेडिंग तो दिया है या ज्ञात है, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, ज्ञात है हमें जो प्रश्न में, वो हमें दिया है, हमें लिख देंगे। जैसे हमें यहाँ मालूम है दिया है, में क्या लिख देंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी, ए बी और ए सी भुजाएं बराबर हैं, और शीर्ष बी से उसकी सम्मुख भुजा ए सी पर बी ई शीर्ष लंब खींचा है, और शीर्ष सी से उसके सम्मुख भुजा ए बी पर सी एफ शीर्ष लंब खींचा है। ये हमें दिया है। अब सिद्ध क्या करना है,
हमें सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब बी ई बराबर होगा शीर्ष लंब सी एफ। बी ई और सी एफ बराबर लाने हैं। ठीक, अब मैं इसका हल बता रहा हूँ बच्चों। देखिए, हमें त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं? भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी। तो मैंने अभी आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण बी जो है ए सी भुजा के सामने है, कोण सी ए बी भुजा के सामने है। अगर इसका पूरा नाम लूँ मैं बी कोण का, तो कोण ए बी सी, बीच में बी आएगा। ठीक है, ए से शुरू हो रहा है, सी पर समाप्त हो रहा है, बी पर बन रहा है। तो कोण ए बी सी बराबर आ गया कोण ए सी बी। अब देखिए, कोण ए बी सी को आप एफ से भी कह सकते हैं, क्योंकि बी बिंदु बीच में जो कोण बन रहा है बी पर बन रहा है, हम उसको ए बी सी कहें या एफ से कहें तो एफ बी सी एक ही बात है। तो हम ए बी सी की जगह एफ बी सी भी लिख सकते हैं। ऐसी कोण ए सी बी की जगह आप ई से लिख सकते हैं ई सी बी, अर्थात कोण एफ बी सी बराबर होगा कोण ई सी बी। ठीक, अब हम दो त्रिभुजों को ले रहे हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज ले रहे हैं? कोण नीचे देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। जब हमने शीर्ष लंब डाले हैं बी सी आधार पर दो त्रिभुज बन गए हमारे, त्रिभुज बी सी एफ और त्रिभुज दूसरा बी सी ई या ई बी सी, जो भी कह रहे हैं आप। इन दो त्रिभुज में देखते हैं क्या कुछ भुजाएं, क्या कुछ कोण इनके बराबर हैं। तब हम कसौटी लगाएंगे। कौन सी कसौटी यहाँ लग रही है? एस एस एस, एस ए एस या ए एस ए, जो भी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अभी तो मैंने अभी निकाल रखा है। ये कोण एफ बी सी, ये किस त्रिभुज में है? एफ बी सी त्रिभुज में है, बी सी एफ त्रिभुज में है। ये बराबर है कोण बी ई सी, ये भी निकाल रखा हमने। ठीक, सॉरी, कोण एफ बी सी बराबर कोण ई सी बी, सॉरी ई सी बी अभी निकाल रखा है। सी बिंदु पर और बी बिंदु पर बने कोण बराबर है। एक तो ये कोण मालूम है हमको। शीर्ष लंब है। लंब हमेशा मैंने बताया एक रेखाखंड जब दूसरी रेखाखंड के साथ 90 अंश का कोण बनाता है उसे शीर्ष लंब कहते हैं या लंब कहते हैं। ठीक है, तो बी से लंब गया ई पर मिल रहा है तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगा। सी से ए बी पर लंब एफ पर मिल रहा है तो एफ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो कोण बी एफ सी 90 अंश हो गया, कोण बी ई सी ये भी 90 अंश हो गया। दोनों 90-90 अंश के बराबर होंगे। तो इन दो त्रिभुजों के दो कोण भी बराबर हो गए। ठीक है, और देखिए बी सी भुजा एफ बी सी में भी बी सी भुजा आधार है, मतलब एफ जो हमारा बी सी एफ त्रिभुज है उसमें बी सी भुजा आ रही है, और दूसरा बी सी ई जो त्रिभुज है उसमें भी बी सी भुजा आ रही है। उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों के लिए। तो जो उभयनिष्ठ चीज़ होती है, कॉमन चीज़ होती है, दोनों के लिए बराबर होती है। तो हमारे अब देखिए हम त्रिभुज बी सी एफ और त्रिभुज बी सी ई में क्या क्या बराबर आ गए? कोण पी एफ सी बराबर कोण बी ई सी, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं। ये लंब डाल रखे हैं इसलिए 90 अंश बन रहे हैं, प्रत्येक बराबर है। और बी सी भुजा बी सी के ही बराबर है। बी सी पहले की भी भुजा है, बी सी दूसरे त्रिभुज की भी भुजा है, अर्थात बी सी उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर है। ठीक है, और कोण एफ बी सी बराबर है कोण ई सी बी। ये कोण आपस में बराबर अभी निकाल रखे हैं हमने। अतः ए एस ए कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी ई। अब आप जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें कोणों से मतलब नहीं है, भुजाओं से मतलब है। इसलिए जो पहला त्रिभुज था हमारा बी सी एफ, उसकी सी एफ भुजा, और जो दूसरा त्रिभुज था हमारा बी सी ई, उसकी बी ई भुजा बराबर होंगी। अतः बी ई बराबर सी एफ, और बी ई क्या चीज़ है? शीर्ष लंब। सी एफ भी क्या है? शीर्ष लंब। अतः हम कह सकते हैं इस समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ। अब प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई तथा सी एफ बराबर हैं। दर्शाइए नंबर 1 त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ, और नंबर 2 ए बी बराबर ए सी, अर्थात ए बी और ए सी बराबर होंगे तो त्रिभुज ए बी सी हमें समद्विबाहु त्रिभुज लाना है। यह हमें सिद्ध करना है। बिल्कुल जो मैंने पहले सवाल बताया उसका ही उल्टा आ गया है, विलोम। वहाँ हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, दो भुजाएं बराबर दी थी, अभी वो दो भुजाएं हमें बराबर लानी है। ठीक है, वहाँ शीर्ष लंब हमें बराबर नहीं दिए थे, बराबर लाने थे, यहाँ बराबर दिए हुए हैं। तो चित्र वैसा ही आ गया। त्रिभुज ए बी सी बना रखा है मैंने, और बी से उसकी सम्मुख भुजा ए सी पर बी लंब खींचा है, और सी से उसकी सम्मुख भुजा ए बी पर सी एफ लंब खींचा हुआ है। तो क्या दिया हुआ है हमें प्रश्न में? पहले हम दिया है, हमें लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बी तथा सी से उनकी सम्मुख भुजाओं ए सी और ए बी पर शीर्ष लंब कौन कौन से डाल रखे हैं?
क्रमशः बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। और हमें दे रखा है कि ये दोनों शीर्षलंब बराबर भी हैं तथा शीर्षलंब बी ई बराबर शीर्षलंब सी एफ भी हमें दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, दो चीज़ें सिद्ध करनी है। नंबर एक, त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी एफ, और नंबर दो, ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। यह हमें सिद्ध करना है, नंबर दो चीज़ें। ठीक है, तो अब हल बता रहा हूँ उसका। नंबर एक भाग देखिए, पहले हमें त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ को सर्वांशम लाना है। तो सर्वांशम लाने के लिए आपको मैंने बता रखा है पहले ही कसौटियाँ, या तो तीनों भुजाएं दोनों की संगत भुजाएं बराबर हों एस एस एस, या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दोनों त्रिभुज में बराबर हो, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, तो तब एस एस, या दो कोण और उनकी बीच की रेखाखंड दोनों त्रिभुजों में बराबर हो, ए एस ए कसौटी। इनमें से कोई सी भी कसौटी से हमें सर्वांशम इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर एक पहले पार्ट बता रहा हूँ। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई को देखिए आप। ऊपर को जो त्रिभुज बने हैं, शीर्ष लंब डालने से पहले हमने ऊपर वाले सवाल में दो नीचे आधार वाले त्रिभुज लिए थे, ऊपर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, है ना। त्रिभुज ए बी ई बन रहा है ना। इसमें देखिए बी से ई पर लंब डाला है तो ई पर 90 अंश का कोण बनेगा दोनों ओर। ठीक है, कोण ए ई बी कितना हो जाएगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि बी ई ए सी पर लंब खींचा हुआ है। ठीक है, ऐसी दूसरा त्रिभुज ऊपर वाला ए सी एफ भी है। ठीक है, सी से एफ पर लंब पड़ा हुआ है तो एफ पर दोनों ओर 90 अंश का कोण बनेगा, तो कोण ए एफ सी बराबर भी होगा 90 अंश, क्योंकि सी एफ लंब है ए बी पर। ठीक है, तो और एक चीज़ और देखिए, ये दोनों त्रिभुज देखिए ए बी ई और दूसरा ए सी एफ, इसमें ए कोण दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है ए कोण। तो ए कोण पहले त्रिभुज के लिए जितना होगा उतना ही दूसरे त्रिभुज के लिए भी होगा, उभयनिष्ठ बराबर होगा दोनों के लिए। तो इनके दो कोण तो बराबर आ गए इन दोनों त्रिभुजों के। एक कोण 90 अंश आ रहा है इनका, और एक कोण ए उभयनिष्ठ आ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम जानते हैं 180 अंश होता है, तो इनके तीसरे कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बच्चों इन दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ में, इनके तीसरे कोण भी आपस में बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि इनके दो कोण आपस में बराबर हैं। जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरे कोण स्वतः ही बराबर हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ तीसरा कोण कौन सा है, पहले त्रिभुज ए बी ई में देखिए बी पर बना कोण ए बी ई, और दूसरे त्रिभुज ए सी एफ में तीसरा कोण कौन सा बचा है, सी पर बना कोण ए सी एफ। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इनके दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं। तो हमारा आ गया यहाँ पर कोण ए बी ई बराबर होगा कोण ए सी एफ। अब इन दो त्रिभुजों, ऊपर वाले दोनों त्रिभुजों में लेते हैं हम, क्या क्या चीज़ बराबर आ गई है। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में देखिए, पहले तो अभी आपने निकाला है कोण ए बी ई बराबर कोण ए सी एफ, यह भी हमने ज्ञात किया है, ये बराबर है इनका। और दूसरा बी ई बराबर सी एफ, ये दोनों शीर्ष लंब हैं, ये हमें बराबर दिए हुए हैं। बी ई पहले त्रिभुज में है और सी एफ दूसरे त्रिभुज में है, ये आपस में बराबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया था बी ई बराबर सी एफ। और एक कोण और इनका बराबर है जो प्रत्येक 90 अंश है। पहले त्रिभुज में ई पर बना कोण, दूसरे त्रिभुज में एफ पर बना कोण, अर्थात कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी। ये प्रत्येक समकोण है, अर्थात 90 अंश का है। ठीक है, लंब हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, इसलिए दोनों कोण भी बराबर हैं, अर्थात कसौटी ए एस ए लग गई यहाँ पर। ए एस ए कसौटी से त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी एफ। तो पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया है, सर्वांशम हो गए। कौन सी कसौटी से, ए एस ए, कोण भुजा कोण, ये वाली कसौटी से। ठीक है, आपको मैंने बताया है जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम है, त्रिभुज ए सी एफ ये हम निकाल चुके हैं, तो इनकी संगत भुजाएं, शेष संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है ना, तो ए बी बराबर ए सी, ए बी पहले त्रिभुज की भुजा है त्रिभुज ए बी में, और ए सी एफ त्रिभुज की भुजा है, तो ये संगत भुजाएं हैं इनकी दोनों की, ये आपस में बराबर होंगी। अर्थात हमें पता चल गया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर आ गए हैं, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर आ गई हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ और है, मैं बार बार यहाँ पर ही लिख रहा हूँ कि यहाँ पर दो त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं, और अतः सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। बार बार ये लिख रहे हैं हम, इसको संक्षिप्त रूप में बच्चों हम सी पी सी टी भी लिखते हैं। ठीक है ना, जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं जो होती हैं क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में गणित में सी पी सी टी लिखते हैं। यहाँ पहले सी का मतलब है
करस्पॉन्डिंग, फिर पी का मतलब है पार्ट्स, पार्ट्स माने एंगल या साइड्स, और फिर उसके बाद सी का मतलब है कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट माने सर्वांगसम, कॉन्ग्रेंसी सर्वांगसमता, ठीक है, और टी का मतलब है ट्राइंगल्स। तो हम इसका अगर फुल फॉर्म लिखे हैं तो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, CPCT शॉर्ट में लिखते हैं। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको लिख सकते हैं हम सर्वांगसम त्रिभुजों के भाग। सर्वांगसम त्रिभुजों के भाग हमेशा आपस में बराबर होते हैं, अर्थात संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न और बता रहा हूँ बच्चों, प्रश्न संख्या 5। इस प्रश्न में जो हमें प्रश्न दिया हुआ है, ABC और DBC समान अर्थात एक ही आधार पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। एक ही आधार पर हैं दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक ही और भी हो सकते हैं, लेकिन हम विपरीत दिशाओं में हैं यहाँ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि कोण ABD बराबर होगा कोण ACD, कोण ABD और ACD बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो प्रश्न में दिया क्या है, सबसे पहला हेडिंग दिया है, लिखते हैं हम, यह ज्ञात है, दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC है, जिन दोनों का आधार एक ही है, कौन सा है, BC आधार पर ही ऊपर को ABC बना रखा है हमने चित्र में देखिए, और नीचे त्रिभुज DBC उसका भी आधार BC है, उल्टा त्रिभुज है जो नीचे वो शीर्ष उसका D नीचे गया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और DBC हैं जिनका एक ही आधार BC है, तथा समद्विबाहु हैं तो इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी। पहले तो ऊपर वाले त्रिभुज में AB और AC बराबर है, AB बराबर AC, और नीचे वाले त्रिभुज में BD और DC या BD और CD बराबर हैं, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, लिखा है प्रश्न में, कोण ABD बराबर कोण ACD। ABD चित्र में देखिए पूरा, ABC ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहा है, बाकी DBC नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है, इन दोनों का जोड़, बाईं तरफ का B पर कुल कोण और C पर दाईं तरफ कुल कोण, ये बराबर लाना है हमें, ठीक। तो इसका हल बता रहा हूँ, देखिए हमें ऊपर जो पहले त्रिभुज दिया है ABC, जो ऊपर को बनाया है सीधा त्रिभुज, त्रिभुज ABC वो समद्विबाहु है, मालूम है। कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर AC। आप जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर होंगे, देखिए AB भुजा के सामने C पर बन रहा है कोण ACB, कोण ACB बराबर होगा कोण ABC, AC भुजा के सामने B पर बन रहा है कोण, ये बराबर होंगे। कोण ACB बराबर कोण ABC, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब जो नीचे त्रिभुज है, उल्टा त्रिभुज नीचे, उसका आधार भी BC है, वो भी समद्विबाहु है, दिया हुआ है प्रश्न में हमें। कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं इनकी, BD और DC। तो BD के सामने का कोण C पर बना कोण नीचे वाला, और CD के सामने का कोण B पर नीचे की ओर बना कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं की सामने की भुजा कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण BCD बराबर होगा कोण CBD। यह हमने समीकरण नंबर 2 लिख दी। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो बाईं तरफ वालों को बाईं तरफ जोड़ते हैं, फिर बीच में बराबर लिख के दाईं तरफ वालों को दाईं तरफ जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 के बाईं तरफ था कोण ACB, तो कोण ACB धन समीकरण 2 के बाईं तरफ था कोण BCD धन कोण BCD बराबर, फिर बीच में बराबर आ गया। फिर पहली समीकरण में दाईं तरफ था कोण ABC, फिर धन कोण, दूसरी समीकरण में दाईं तरफ था कोण CBD, ये हमने जोड़ के लिख दिया। अब बाईं तरफ देखिए, आप चित्र से जोड़ना पड़ेगा, ये अंक गणित तो है नहीं, कोणों को जोड़ना पड़ेगा। कोण ACB, ध्यान से देखिए, ACB C बिंदु पर ऊपर की ओर बना कोण, धन कोण BCD C बिंदु पर ही नीचे को बना कोण, ये दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो C पर कुल कोण कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, A से शुरू हुआ, C पर बना, D पर खत्म। तो हम इस जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ACD, इन दोनों का जोड़, बीच में बराबर। अब दाईं तरफ भी जोड़िए, कोण ABC B पर ऊपर की ओर बना कोण, धन कोण CBD B पर नीचे की ओर बना कोण, ऊपर वाला और नीचे वाला कोण जोड़ दीजिए, B पर कुल कोण कहाँ से कहाँ तक बना, A से D पर खत्म हुआ, कोण ABD। तो कोण ABD आ गया ये, इसलिए हमारा क्या आ गया, अब कोण ACD बराबर कोण ABD। या आप बाईं तरफ को दाईं तरफ लिख दीजिए, दाईं तरफ को बाईं तरफ लिख दीजिए, ठीक है। अतः कोण ABD बराबर कोण ACD, यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों अब प्रश्नावली के एक आध सवाल आप कोशिश कीजिए। अगर किसी सवाल में आपको नहीं आ रहा है कोई स्टेप जो मैंने बताए उनमें, अगर कोई स्टेप में आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप ग्रुप में लिखिए, मैं उस स्टेप को दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। और प्रश्नावली के 2 सवाल आप बना के ग्रुप में गृह कार्य के लिए मैं दे रहा हूँ, उनको आप बना करके
भेजिएगा ज़रूर, छठा सातवां। ठीक ठीक। उससे भी आगे अगर बनते हैं किसी बच्चे से तो कोशिश कीजिए, अपने आप जितने सवाल आपको हल करने आएंगे उतना ज़्यादा आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सवाल हल करना आएगा। ठीक। यही सर्वांग क्षमता की शर्तें लगनी है इस अभ्यास में। कहीं पर एस 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 लगेगा, तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, अगर संगत भुजाएं बराबर हो रही हैं, है ना, या ऐसे एस लगेगा या ए ऐसे लगेगा। अब कभी समकोण त्रिभुज भी आएंगे दो अगर, तो वहाँ मैंने बता रखी है अलग शर्त कसौटी आती है, आर एच एस। आर माने राइट एंगल, एच माने हाइपोटेन्यूस कर्ण, और एस माने एक एक भुजा, लंब भुजा आपस में बराबर हो या आधार भुजा उनकी आपस में बराबर हो। ठीक है। तो एक आध सवाल आप देखिए, ज़रूर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि मुझे ही पता चले कि मैं जो बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है।